चलिए आगे देखते हैं। अभी हम सुश्रुत का देखते हैं, बागवट का उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सुश्रुत का आया आता है क्वेश्चन। आप लोग चैप्टर खोल लीजिएगा। और 7वें चैप्टर का नाम है यंत्र विधि। अब यहाँ आगे हम यंत्र विधि अध्याय का व्याकरण करेंगे, क्योंकि हम सुश्रुत देख रहे हैं, तो सुश्रुत को कौन ज्ञान दे रहे हैं? धन्वंतरी जी ज्ञान दे रहे हैं, भगवान धन्वंतरी को। ठीक है। यंत्र 101 होते हैं, ये आपको याद रखना। यंत्र आपसे पूछा जाए तो कितने होते हैं, तो 101 होता है। एक लाइन यहाँ पे अंडरलाइन कीजिए। प्रधानतम यंत्रण यंत्राणाम अधगच। अब इसमें भी कह रहा है कि यहाँ पे हस्त में हाथ को क्या बोला गया है? हाथ को प्रधान प्रधान यंत्र जानना चाहिए। ये प्रधान नहीं, यहाँ पे प्रधानतम होगा। ठीक है ना? प्रधान क्या होगा अभी आगे आएगा, लास्ट श्लोक में आएगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि प्रधानतम प्रधानतम कौन सा यंत्र है, तो आपको क्या आंसर जाएगा? हस्त रहेगा। ठीक है। ये लाइन अंडरलाइन कीजिएगा, हस्तमेव प्रधानतम यंत्र। अगर आपसे कोई पूछा जाएगा प्रधान यंत्र कौन सा है, तो आगे आएगा कंकुम, कंकुमुख। ठीक है, तो आप यहीं पे लिख लीजिए प्रधानतम यंत्र, हस्त हो गया प्रधानतम। यहीं पे लिख लीजिए प्रधानतम। प्रधानतम के सामने लिख लीजिएगा हस्त, और प्रधान के सामने लिख लीजिएगा कंकुमुख। कंकुमुख क्या भी आगे आएगा। ठीक है, प्रधानतम, और एक और लिखिएगा प्रधान। ठीक है, लिख लिया सभी ने? ठीक है। फिर हमने अभी पहला इनमें से यह हाथ को ही प्रधान यंत्र जानना चाहिए, कारण कि हस्त के बिना, मान लीजिए हाथ ही नहीं है तो जितना भी यंत्र है किसके कहाँ पे होल्ड कीजिएगा, तो इसलिए बोला गया है कि सबसे जो प्रधान यंत्र है वो हमारा हस्त है। हस्त के उसके बिना आप कोई भी यंत्र पकड़ ही नहीं सकते, इसलिए उसको प्रधान बोल दिया गया है। ठीक है। अब आगे नेक्स्ट का देखते हैं, श्लोक क्या है। तत् मन शरीर बाधा कराने शल्याने। जो मन और शरीर में बाधा करते हैं उसको शल्य कहते हैं, और उसी को किसके द्वारा निकालते हैं? यंत्र के द्वारा। तो यंत्र के ये कार्य हो गए कि जो मन और शल्य को निकालने का कार्य कौन कर रहा है? यंत्र कर रहा है। मन और शरीर को बाधा पहुंचाने वाले भावों को शल्य, तथा इनको निकालने के उपकरण को नाम यंत्र है। इसको रहने दीजिए। बस यंत्र क्या है? जो मन और शरीर में बाधा उत्पन्न करने वाले शल्य, उसको निकालने का जो चीजें हैं वो हमारा यंत्र है। अब क्या कर रहा है? आकृति वेद से यंत्र कितने? 6 प्रकार के। अगर आपसे पूछा जाए कि यंत्रों की संख्या कुल कितनी है, तो आप कितना बताएंगे? 101 बताएंगे। ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि आकृति भेद से कितने प्रकार की होती है, तो आप 6 बताएंगे। क्या क्या है? स्वस्तिक है, सदंश है, ताल है, नाड़ी है, शलाका है, और उपयंत्र है। स्वस्तिक, स्वस्तिक, सदंश, नाड़ी, ताल, शलाका और उपयंत्र, ये टोटल 6 प्रकार की है। किसके बेस पे? हमारा आकृति बेस पे। तो क्वेश्चन को देखिएगा कि यंत्र के पूछा यंत्र के कुल प्रकार है, तो एक 101। यंत्र के प्रकार है आकृति भेद से, तो 6, 101, तो आपका आंसर जाएगा 6। ठीक है। अब क्या कह रहा है? यहीं से क्वेश्चन आता है, यंत्र कितने हैं, कितने प्रकार के आकृति भेद से, और कितने टाइप्स के, जैसे स्वस्तिक है, जैसे 101 है ना, तो 101 में अभी डिवाइड हो जाएगा। जैसे कुछ स्वस्तिक होंगे, कुछ ताल यंत्र होंगे, कुछ सदंश होंगे। तो कैसे होगा देखिए। उनमें से स्वस्तिक यंत्र कितने होते हैं? 24 होते हैं। आप याद रखिए, 24, 2, 2, 20, 28, 25। स्वस्तिक 24, सदंश जो हो गया वो 2 हो गया। फिर नाड़ी भी हम नाड़ी यंत्र, सॉरी, ताल यंत्र फिर 2 हो गया। स्वस्तिक, सदंश, नाड़ी, फिर स्वस्तिक, सदंश, ताल, नाड़ी। नाड़ी जो है वो 20 प्रकार के हो गए। सलाका यंत्र कितने प्रकार के? 28 प्रकार के हो गए। और उप यंत्र जो है 25 प्रकार के हो गए। तो ये पूछा जाता है कि उप यंत्र कितने होते हैं, सलाका यंत्र कितने होते हैं, नाड़ी यंत्र कितने होते हैं। तो आप सीक्वेंस वैसे याद रखिए कि सीक्वेंस तो हमेशा याद रखिए, स्वस्तिक, सदंश, ताल, नाड़ी, शलाका और उपयंत्र, और नंबर ऐसे 24, 2, 2, 20, 28, 25। ठीक है। अब अष्टांग हृदय में क्या लिखा हुआ, अष्टांग का भी रहने दीजिए। अब इसको याद रखिए कि 24, 2, 2, 20, 28, 25। अब क्या करें? प्राय करके ये यंत्र जो किसके होते हैं? लोहे के होते हैं। किंतु लोह के अभाव में उसके सदिश पदार्थों के बनाए जा सकते हैं। मतलब कह रहा है कि मेनली जो यंत्र होते हैं, ये यंत्र के बारे में बात हो रही, शस्त्र के बारे में बात नहीं होती है। ठीक है ना? जो शल्य हमारे बॉडी में फंसा है, उसको निकालने के लिए जिसका यूज कर रहे हैं, वो हमारा यंत्र है। ठीक है। तो उसकी उसको किस बेसिकली किस चीज का बनाना है? लोहे का बनाना है। तानी प्रायोसो लोहानी भवंती। तो आपसे पूछेगा यंत्र किस चीज के रहते हैं, तो आप बोलिएगा कि ज्यादातर यंत्र जो होते हैं लोहे के होते हैं। लेकिन कभी कभी मान लीजिए लोहा नहीं मिल रहा है, तो उसके अभाव में उसी के जैसे पदार्थ, जैसे कि इसे कॉपर का, तांबे का बनाया जा सकता है। ये इसमें लिखा हुआ है। तो इस लाइन को भी अंडरलाइन कीजिए, नहीं कीजिए तो जो एक अंडरलाइन ये वाला मैं जो मैंने किया वैसे करके रखिए। फिर नेक्स्ट प्रकार क्या कह रहा है? तत्र नाना प्रकार। अब जो ये है ना,
यंत्रों की बनावट या शकल के लिए कहा गया कि अब जैसे जो शेप होता है, साइज होता है ना, वो अलग अलग टाइप्स का होता है। तत्र नाना प्रकार नाम, व्याला नाम मतलब बाघ की तरह, मृग मतलब मृगा हो गया हिरण की, पक्षी की तरह, कुछ पतियों पक्षियों के मुख के समान, मतलब अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इसलिए इन जानवरों के मुख प्राय से मतलब कि जो जानवर के मुख होते हैं उनके शेप और साइज में होते हैं हमारा जो यंत्र होता है। इसलिए उस प्रकार के पशु पक्षियों के मुख सदृश अनुसार आगम के प्रमाण को समान होगी। मतलब बस ऐसा ही रखना है, याद रखना है कि इसका जो होता है बहुत प्रकार के होते हैं, और मेनली जो होते हैं जो पशु पक्षी के जो मुख होते हैं उसके आकार के होते हैं, बस याद रखिए। अब एक चीज याद यहाँ पे रखनी है कि यंत्र के गुण, यंत्र के गुण है, ये 6 गुण है, देखिए। समाहितानी, खर सलक्षण मुखानी, सुदृढ़, सुरूप और सुग्राहनी। तो आप याद रखिएगा यंत्र के जो गुण होते हैं वो कितने होते हैं, 6 होते हैं। एक जगह आप चाहिएगा तो लिख लीजिए, आप ये लिखिए यंत्र के गुण, दोष और कर्म। यंत्र के गुण, दोष और कर्म। गुण हो गए 6, दोष हो गए 12 और कर्म हो गए 24। यंत्र के गुण, दोष, कर्म 6, 12, 24। तो 6 गुण क्या क्या है वो यहाँ आ गया है, बाकी दोष क्या है और कर्म क्या है वो अभी आगे आएगा। तो यंत्र को जो गुण है क्या है वो सुसंहिता ही, मतलब समाहिता नहीं, मतलब कि ना अधिक मोटे होने चाहिए ना अधिक छोटे होने चाहिए। खर होने चाहिए, मतलब कुछ खुरदरे होने चाहिए, तभी तो उसको पकड़ के खींच निकालिएगा। कोई खड़ होगा तो कोई सलेक्शन होगा। फिर क्या करा, सुदृढ़ मजबूत होने चाहिए। सुरु मतलब अच्छे शेप एंड साइज में होना चाहिए। सुग्रह उसको अच्छे से पकड़ा जा सके। तो ये यंत्र के गुण हो गए। यंत्र के गुण कितने हो गए, 6। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा यंत्र के गुण, दोष और कर्म 6, 12, 24। तो अब इसमें सबसे पहले जो आ रहा है, अभी तो नॉर्मल सब यंत्र के बारे में बता दिया गया, अब बताएंगे स्वस्तिक यंत्र के बारे में। पहला क्या, स्वस्तिक यंत्र, जिसकी संख्या कितनी थी, 24 थी। 24 2 2 20 28 28 25। तो इसका इंपॉर्टेंट क्या है, स्वस्तिक के अंदर कितने हैं, 24 प्रकार के होते हैं, ठीक है, ये हमने देख लिया था। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये स्वस्तिक यंत्रों की जो लंबाई होता है कितना होता है, 18 अंगुल लंबा होता है, ठीक है। कितना होता है, अगर आपसे पूछा जाए स्वस्तिक यंत्र की लंबाई कितनी होती है, तो 18 अंगुल लंबा होता है, ठीक है। उसमें से अब ये 24 का देखिएगा तो कुछ सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, तरछू, भालू, चीता। तो आप इसके बगल में लिख लीजिएगा 9 पशु, 9 पशु और 15 पक्षी। 9 पशु और 15 पक्षी, तो कितना हो गया, 24 हो गया ना। तो ये आप देखिएगा कि जो जान पशु है और पक्षी के शेप के ही स्वस्तिक यंत्र होते हैं। तो आप सब नाम याद नहीं रखिए, बस आप याद रखिए कि स्वस्तिक यंत्र 18 अंगुल का होता है, और उसमें जो 24 प्रकार बताया उसमें से 9 पशु के मुख्य आकार के हैं और 15 जो है पक्षी के मुख्य आकार का है, ठीक है। आ रही चीज समझ में। यस सर। 9 पशु और 15 पक्षी, 9 पशु और 15 पक्षी भी आप लिख लीजिए, ठीक है। अगर आप ये देखिएगा काउंटिंग कीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो हमें स्वस्तिक यंत्र का लेंथ याद करना 18 अंगुल, और बाकी 9 पशु 15 पक्षी, पक्षियों के नाम पशु के नाम याद नहीं रख ले। अब ये आगे क्या है कि ये मसूर के आकृति के भी होते हैं। मसूर आकृति भी, अगर आपसे पूछा जाए कौन सा यंत्र मसूर के आकृति के होते हैं, तो स्वस्तिक यंत्र ये भी हो सकता है। अभी आगे एक और आएगा मसूर के आकृति का। तो आपके पास ऑप्शन देखिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। तो देखिए, इनके मुखों के समान मुख वाले तथा मसूर के समान कील से सिरे पर मुड़े हुए हुए। अब आप इमेजिन मत कीजिएगा, क्योंकि आपने ऐसी चीजें देखी नहीं है कि कैसा मसूर कहाँ मुड़ा होगा। इमेजिन मत कीजिएगा, बस आपको याद रखना कि स्वस्तिक यंत्र जो होता है 18 अंगुल के होते हैं, जिसमें से 24 टाइप के टोटल होते हैं। 9 पशु 15 पक्षी, और क्या होते हैं, मसूर की आकृति के समान होते हैं मूल में, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, मेन इसका इंपॉर्टेंट एक ये लाइन ये भी है कि स्वस्तिक यंत्र का यूज कहाँ करते हैं, अस्थि एवं मज्जा में। अस्थि में अथवा यहाँ पे मज्जा हट गया, आपसे श्लोक में देखिएगा तो अस्थि विदष्ट शल्य उधर उधर, इसमें मज्जा यहाँ भी छूटा हुआ है। आप याद रखिएगा कि स्वस्तिक यंत्र का अस्थि और मज्जा में भी जहां पे भी शल्य होते हैं वहां पे निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है अस्थि मज्जा करके, लेकिन श्लोक में सिर्फ अस्थि अस्थि लिखा हुआ है। तो आप इसका 4 पॉइंट याद कीजिए, 18 अंगुल लंबा, 9 पशु 15 पक्षी, मसूर के समान के। और इसका यूज कहाँ आप करते हैं कि मान लीजिए अस्थि में कोई शल्य पड़ा हुआ है तो वहां से निकालना है, तो हम स्वस्तिक यंत्र का यूज करेंगे। तो ये हमारा हो गया पहला हमारा स्वस्तिक यंत्र। सर इसमें जो 24 प्रकार के जो बताए गए हैं भिन्न भिन्न प्रकार के मुख आकृति वाले, उसमें से कोई एक ऑप्शन देकर नहीं ना पूछ नहीं सकता नहीं, है कि कभी सर। नहीं पूछेगा।
इसलिए तो मैंने कैसे बोला कि नहीं वो पूछेगा। वाला क्वेश्चन पेपर हम बना रहे थे तो उसमें एक था सर, आनंदी मुखानी ऐसे करके था। नहीं पूछेगा आपके उसके पेपर में, ठीक है। और आप याद रखिए ना, देखिए आप इसका लॉजिक क्या है, आपको पता चल गया पशु और पक्षी का है, आगे जाके कोई पशु पक्षी का नहीं है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग यहीं पे लगा लेना चाहिए कि हाँ अगर ऐसा पूछा जा रहा है। आगे भी आएगा गंडूपोध सरमुख, वहां पे भी पशु पक्षी आएगा। तो आप वहां पे बाकी सब चीज याद रख लीजिएगा, इसको याद नहीं रखिएगा तो आपको ध्यान आ जाएगा कि अरे यार मैंने जो चीजें याद नहीं की थी वो स्वस्तिक वाला था। लेकिन नहीं आता, ठीक है भैया, नहीं आएगा। मैंने कहीं पेपर में नहीं देखा, बहुत ही है कि अगर मैंने 100 पेपर लगाया होगा तो वहां पे 1 से 2 पेपर में आपको मिल जाएगा। तो उतना हम याद नहीं करेंगे, ठीक है। आप इसका जो 4 पॉइंट है वो याद रखिए। 18 अंगुल लंबा, मसूर के समान होता है, और स्वस्तिगंध अस्थि अस्थि में निकालने वाला, अस्थि में जो शल्य पड़ा होता है उसको निकालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्या है हमारा सदंश यंत्र। दूसरा क्या है सदंश यंत्र। तो सदंश कितने टाइप्स के होते हैं, दूसरे नंबर पे ही है, और ये भी 2 टाइप्स के होता है, ये सनिग्रह और अनिग्रह। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 16 अंगुल। यहाँ पे हिंदी देखते हैं। ये 2 प्रकार का होता है, सनिग्रह मतलब कील युक्त विथ हैंडल, और अनिग्रह कील रहित विदाउट हैंडल। ऐसे 2 प्रकार के सदन यंत्र होते हैं, और इसकी लंबाई जो होती है 16 होती है। तो जो स्वस्तिक यंत्र है उसकी लंबाई 18 थी, और सदंश की लंबाई कितनी है, 16 अंगुल है, ठीक। और इनका उपयोग, इसका याद रखिएगा, इसका उपयोग कहाँ पे होता है, टी त्वचा मांस शिरा स्नायु, त्वचा मांस शिरा स्नायु में प्रविष्ट शल्य को निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो आप अस्थि का जो हो गया हमारा स्वस्ति का अंतर्गत हो गया, और त्वचा मांस शिरा स्नायु TMSS, यहाँ से अगर शल्य पड़ा हुआ है उसको निकालना है तो किसका यूज करेंगे, सदंश यंत्र का यूज करेंगे। सदस्य यंत्र के बारे में 3 चीजें याद रखनी है। सदस्य यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, सनिग्रह अनिग्रह। दूसरा ये कि 16 अंगुल का होता है, और तीसरा ये त्वचा मांस शिरा स्नायु में प्रविष्ट मल को, शल्य को निकालने के लिए यूज होता है। माइक किसका चल रहा है, ठीक है। तीसरा हमारा आ गया ताल यंत्र। तो ताल यंत्र भी कितने प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, अभी हमने देखा था 24-2-2 में। तो ताल यंत्र कितने में होते हैं, 2 होते हैं, और इसका लंबाई कितना होता है, 12 अंगुल लंबे होते हैं। तो पहला 18 हो गया स्वस्तिक, सदंश हो गया 16, और 12 हो गया हमारा ताल यंत्र, ठीक है। तो ताल यंत्र भी ऐसे याद करिएगा, ताल यंत्र 2 प्रकार के आते हैं, और उसकी लंबाई 12 अंगुल होती है। और ये कैसा होते हैं, वे मत्स्य के तालू के समान होते हैं। इसमें सॉरी, यूपीएससी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन था कि तालू के आकार का कौन होता है, मत्स्य तालू के आकार का कौन सा होता है, तो ताल यंत्र। ताल से तालू याद रख लीजिएगा, उसको याद करने की जरूरत ही नहीं है। तालू और ताल एक ही जैसा वर्ड है, तो मत्स्य के तालू के समान होता है, उसी को हम ताल यंत्र कहते हैं। एक ताल और द्विताल युक्त होते हैं। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, ताक नाना। त से तालियंत, और ताक नाना। तो क से कर्ण, न से नासा, और ना एक और न से नाड़ी, ताक नाना याद लिख लीजिए यहाँ पे। ताक नाना मतलब कि तालियंत्र कहाँ पे हो रहा है, क से कर्ण, न से नासा, और न से नाड़ी। तो यहाँ से निकालने के लिए जो शल्य यहाँ पड़े हुए हैं, देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, इनका उपयोग कान, नासा और नाड़ी के शल्य को निकालने में होता है। तो वैसे ही हमने जैसे सदंश का देखा था, वैसे ताल यंत्र का भी 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला ये इंपॉर्टेंट है कि ये 2 टाइप्स के होते हैं। दूसरा ये कि ये 12 अंगुल के होते हैं, और इसका कहाँ से शल्य पड़ा हुआ तो निकालना है, तो कर्ण, नासा और नाड़ी का। और हमारा सदंश का था TMMS, त्वचा मांस शिरा स्नायु। स्वस्तिक का है हमारा, स्वस्तिक का हमारा अस्थि। फिर आया हमारा नेक्स्ट है नाड़ी यंत्र। ये चौथा है ना नाड़ी यंत्र, अभी हमने 3 आकृति वे से देखा, उसमें से चौथा कौन सा है, नाड़ी यंत्र। नाड़ी यंत्र कितने प्रकार के होते थे, 20 प्रकार के। तो नाड़ी यंत्र के बारे में क्या बोला गया, नाड़ी यंत्र भी अनेक प्रकार के होते हैं तथा अनेक कार्यों में प्रयुक्त होते हैं। तो नाड़ी यंत्र 20 टाइप्स के हैं, और ये बहुत ज्यादा यूज नाड़ी यंत्र ही होता है। अब इसमें कह रहा है कि कोई एक एक मुख वाला नहीं, कोई एक मुख वाला होता है, कोई उभय मतलब 2 मुख वाला होता है। इसका मेन कहाँ कहाँ काम है, इसका मेन बहुत सारा काम है नाड़ी यंत्र का। देखिए, स्रोतोगत, अगर स्रोत में अगर शल्य है वहां पे निकालने के लिए, रोग दर्शन के लिए, मान लीजिए किसी को बीमारी छिपी है उसको देखने के लिए, नाड़ी है तो चूसने, मतलब कि नाड़ी कैसा होगा, पाइप के जैसा होता है ना, तो आचूषण के लिए, क्रिया सक्रिय कोई काम को हेल्प करने के लिए, पानी स्रोत परिधानी तथा देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, इन नाड़ी यंत्र की मोटाई स्रोतों द्वार के समान तथा लंबाई आवश्यकता अनुसार होती है। तो आप इसमें कुछ याद नहीं करना, आपको सिर्फ याद करना है ये 20 प्रकार का होता है, और ये अनेक प्रकार का होता है। कि इसका यूज आप बस ध्यान रखिए कि स्रोतों का शल्य निकालने के लिए, रोग दर्शन के लिए, आचूषण के लिए, और क्रिया सौकर्य के लिए। 3-4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आचूषण आप याद रहेगा
क्योंकि वो पाइप की तरह, याद रखिएगा नाड़ी जो होता है पाइप की तरह होता है। तो स्रोतों का शल्य को देखना है, रोग दर्शन, अब स्रोतों का शल्य को देखना है तो रोग तो उसी में आ गया। आचूषण आप याद रखिएगा, और क्रिया सक्रिय, और ये अनेक प्रकार के होता है, ये लिख दिया, और इसकी लंबाई कोई फिक्स नहीं बताई है। तो अभी इसके बारे में, नाड़ी यंत्र के बारे में इतना ये जैसे भगंदर अर्श, भगंदर के लिए, अर्श के लिए, व्रण के लिए, तो ये सब जो भी है ये सब नाड़ी यंत्र है, तो इसको हम याद नहीं करेंगे, ठीक है। नाड़ी यंत्र, इसकी जो 20 नाम है, जैसे हमने अभी स्वस्ति यंत्र का छोड़ दिया था, इसको भी छोड़ देंगे। ठीक है, तो अभी हमने चौथा जो आकृति भेद से हमने यंत्र देख लिया है। उसमें से क्या क्या मैंने बताया कि इसमें से याद कीजिएगा, जो नाड़ी यंत्र है वो 20 प्रकार का होता, 20 टोटल 20 होते हैं, जिसमें से अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक प्रयोजन के लिए यूज होते हैं। कोई एक मुख वाला होता है तो कोई दो मुख वाला होता है। इसका जो मेन यूज होता है स्रोतों का शल्य निकालने के लिए, रोग दर्शन के लिए, आचूषण के लिए, क्रिया सौकर्य के लिए। फिर इसमें इसके बाद ये जो 20 प्रकार है उसका नाम लिखा हुआ है, जैसे इनमें से भगंदर नाड़ी यंत्र, अर्शो यंत्र, व्रण यंत्र, बस्ती यंत्र, उत्तर बस्ती यंत्र, वृत्त वृद्धि यंत्र, दकोदर यंत्र, जो तो इतना सारी चीजें हम याद नहीं करेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। और इसका कोई लेंथ फिक्स नहीं है। लेंथ जो था अब तक, जो 18, 16, 12, यही याद रखना था, स्वस्तिक, सदंश और नाड़ी, स्वस्तिक, सदंश और ताल का। फिर हमारा पांचवा आ गया शलाका यंत्र, इनकी संख्या कितनी है? 25 है। यहाँ से कुछ 28 इनकी, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और ये यही जो इंपॉर्टेंट है वो यही होता है। यही से क्वेश्चन आते हैं, कोई भी जानवर का नाम दे देंगे और बोल देंगे भैया बताओ। इनकी संख्या 28 भी है। तो याद कैसे करेंगे? बहुत इजी है, याद हो जाता है। शलाका यंत्रानी अपिन, ये भी बहुत प्रकार के होते हैं, और नाना प्रयोजन, तो ये नाड़ी यंत्र के लिए सेम आया है, और हमारा शलाका यंत्र के लिए भी सेम आया है। अब कह रहा है उसमें से, अब 28 के बारे में लिखा गया है, तो 28 कैसे होगा? देखिए, गंडुपद, सर्पफन, सर्प सरपुंख और बडिस, ये चार हैं। गंडुपद, हिंदी देख लेते हैं एक श्लोक में, अगर आपको कंफ्यूज होगा तो इनमें से गंडुपद, ठीक है, जो केचुए के समान होगी, सर्पफन, सरपुंख और बडिसमुखी, ये दो दो होते हैं, तो टोटल कितना हो गया? 8 हो गया ना। अभी हमें 28 पूरा करना है, तो ये दो दो प्रकार के होते हैं। गंडुपद भी दो होते हैं, सरफन भी दो होते हैं, सरपुंखमुखी भी दो होते हैं, और बडिस भी दो होते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि गंडुपद मुखी का यूज किसमें होता है, सर्प फन मुखी का यूज किसमें होता है, सरपुंख किसका होता है, बडिस का किसका होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, ए बी सी ए, क्या है ए बी सी ए? तो अभी आगे देखते हैं। इनका उपयोग ए से एशन में, बी से व्यूहन में, और सी से चालन में, और लास्ट में ए से आहरण से। मतलब गंडुपद का जो यूज हो रहा है किस में हो रहा है? हमारा यूज एशन में। सरफन का यूज हो रहा है व्यूहन में, और सरपुंखी का यूज हो रहा है चालन में, और बडिसमुखी का जो यूज हो रहा है वो आहरण में, ठीक है। तो ये चार यंत्र हैं गंडुपद। पहले देखिए, सर्प फन आया है, उसके बाद सर्प पुंख आया है। एग्जाम में जब आप याद करिएगा ए बी सी ए, तो ये तो याद रहेगा, लेकिन आपको ये याद नहीं रहेगा कि पहले सर्प फन है कि सरपुंख है। तो आप इसको यहीं पे पहले याद रखिएगा कि पहले सांप आया, उसके बाद सर आया, ठीक है, पहले सांप आया उसके बाद सर आया। तो सर्प फन, फिर सर मुख, सर मतलब सर मुंडी समझ लीजिए, और उसके बाद फिर बडिस मुखी। तो चार जो यंत्र है वो दो प्रकार के हैं, तो टोटल 8 हो गया। और उनका यूज क्या है? गंडुपद का यूज है ऐसन में, ऐसन का मतलब होता है प्रोब जब करते हैं। फिर क्या है हमारा दूसरा है सर्वफन, इसका यूज है व्यूहन में, और फिर सर्वपुंख का यूज है चालन में, और लास्ट हमारा जो है वडिस, इसका यूज है आहरण में। अभी 20 और देखना है। फिर नेक्स्ट क्या है? मसूर के दल के समान मुख वाले किंचित नीचे की मुड़ी हुई दो शलाकाएं होती है। तो आप अभी मसूर के समान आकृति कौन था? एक और आया था हमारे पास, कौन सा आया था? स्वस्तिक वाले में भी आया था मसूर आकृति, देखिए आया ना, मसूर आकृति भी कील, मतलब नीचे के समय यहाँ था मसूर के समान कील से जुड़े हुए होते हैं। तो मसूर आकृति किसमें वो भी है, और मसूर आकृति में शलाका यंत्र भी है। उनकी संख्या कितनी है देखते पहले। मसूर के मसूर का जो दाल होता है उसके समान मुख वाले, किंचित नीचे की ओर मुख वाली, तो आप याद रखिए मसूर के दाल के समान होती है, दो शलाकाएं होती है। और इसका यूज कहाँ हो रहा है? श्रोतोगत शल्य के निकालने में। तो श्रोतोगत शल्य निकालने में, यहाँ पे श्लोक आप देखिएगा तो आएगा, मसूर दल मात्रे मुखे किंचित उतान अग्रे
स्रोतोगत शल्य उदाहरण। तो ये आप क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा कि जो मशहूर वाले होते हैं उनका यूज कहाँ पे होता है। इनकी संख्या दो होती है। देखिए, मशहूर दल मात्र मुख्य द्वय, इनकी संख्या दो होती है और इनका यूज कर रहे हैं जो स्रोतोगत शल्य है उसको निकालने में। स्रोतोगत में अभी ये भी आया था, नाड़ी भी आया था। अभी आया था ना, नाड़ी वाला भी आया था ना यहाँ पे। नाड़ी यंत्र में भी आया था श्रोतोगत के लिए। तो श्रोतोगत के लिए नाड़ी भी है, नाड़ी यंत्र भी है। नाड़ी यंत्र में कौन सा ये नहीं बताया, बट नाड़ी यंत्र है। और प्लस हमारा कौन सा है, हमारा मशहूर दल आकृति का जो एक यंत्र होता है, जो सलाका यंत्र का टाइप है, वो एक है। तो तब टोटल कितना हो गया, ये भी दो है तो अब 10 हो गया। अभी बचा है कितना, अब 18 बचा है। फिर क्या कह रहा है, सिर पर कपास लिपटी हुई 6 सलाकाएं होती हैं। तो सिर पर कपास लपटी हुई 6 शलाकाएं होती है जिन्हें व्रण आदि को पोंछने में, मतलब इसको साफ करने में यूज होता है। तो इसको ऐसे प्रमार्जन करके होता है, सट करपास कृतोष्ण प्रमार्जन, मतलब कि जो व्रण होता है ना उसकी साफ सफाई के लिए 6 होते हैं। तो इसमें आप हिंदी में याद कीजिए, सिर पे करपास या फिर सट करपास। और इसका यू कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। सट करपास तो आपको याद रहेगा, ऐसे ही सट मतलब 6 और करपास मतलब रुई। तो सिर पे कड़पा, तो इसका यूज जो भी रुई लगाते हैं तो क्या करते हैं, उसको साफ वर्ण को पोंछने में, साफ सुथरा में या फिर प्रमार्जन में यूज करते हैं। तो हमारा कितना हो गया, 10 6 16 हो चुका है। फिर उसके बाद क्या किया रहा है, दरबी के समान आकृति वाले तथा खल की तरह कुछ गठेदार 3 सलाखाएं होती हैं। तो अब 3 प्रकार के हो गया, दरबी आकृति और खर। आप इस श्लोक में देखिए, त्रीणी दरबी आकृति खल मुखानी, मतलब तीन जो होते हैं दरबी आकृति की होती है और उसका मेन यूज कहाँ पे हो रहा है, क्षार औसत प्रणिधान। हिंदी में क्या कह रहा है, तीन जो होते हैं दरबी के आकार के समान होती है और इनको उपयोग करते हैं कहाँ पे, इनका जो होता है क्षार तथा अन्य औषध लगाने के लिए प्रयोग में लेते हैं। तो देखिए, पहले तो सब कोई दो दो टाइप का था, फिर 6 टाइप का हुआ। जो 6 टाइप वाला था उसका क्या था, व्रण को प्रमार्जन में, पोंछने पाछने में। अब जो आया दारवी की आकृति, ये भी क्वेश्चन आया कि दरबी की आकृति का जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 सलाइकाएं होती है और उसका उपयोग किसमें होता है, क्षार क्षार लगाने में यूज होता है। तो आपसे पूछा जाएगा शलाका यंत्र में कौन सा शेप वाला है, मसूर के शेप वाला, दरबी के शेप वाला, या कोई जानवरों का नाम दे देगा कि इसका यूज होता है क्षार कर्म में, तो आपको याद रखना है कि दरबी आकृति वाला। ठीक है, अभी ये तीन ही हो गया। इसी तरह अन्य 3 सलाइकाएं जामुन फल के समान मुख वाली होती हैं एवं 3 फल अंकुश के सदृश मुख वाली होती है। इन 6 सलाखों का अग्निकर्म में प्रयोग करते हैं। फिर अब क्या कह रहा है कि तीन जो होते, त्रिणी जो होते, जाम्बू के आकार की होती है और तीन अंकुश के आकार की होती है। और ये जो छेव है उसका यूज किसमें करते हैं, अग्निकर्म में करते हैं। जैसे ये दरबी आकृति का यूज कर रहे थे क्षार कर्म में, तो वैसे ही हम अग्नि कर्म में यूज किसका कर रहे हैं, जाम्बू के आकार का और अंकुश के आकार का। और ये इनकी संख्या कितनी हो गई, 6 हो गई। मतलब जो क्षार लगाने के लिए सिर्फ 3 शलाकाएं हैं और अग्नि लगाने के लिए हमारे पास 6 शलाकाएं हैं। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसी में से क्वेश्चन आता है तो आता है, कहीं आए ना एआईपीडी में तो आ ही जाता है। और आपके भी चांसेस है कि आ सकते हैं, तो इसको याद रखिएगा सबका किस किस में यूज हो रहा है। देखिए, इसी तरह 3 सलाइका जो है वो जामुन फल के समान है और 3 अंकुश के समान है। इन 6 सलाइकाओं का उपयोग अग्निकर्म में प्रयोग करते हैं। फिर क्या कह रहा है, नासिका के अर्बुद, मान लीजिए नासिका में, अर्बुद क्या हो गया, मान लीजिए ग्रंथि है, ग्लैंड्स हैं, तो वहां के निकालने के लिए बेर की उठली के समान मुख वाली और खरल के किनारे की तरह तेज किनारे वाली एक शलाका होती है। तो नाक के, मान लीजिए नाक में अगर स्वेलिंग है, वहां से अगर मान लो निकालना है तो व्रण वहां से शल्य निकालना है, तो क्या कह रहा है, बेर की गुठली के समान होना चाहिए हमारा यंत्र। और कितना होता है, वो एक होता है। आप यहाँ पे श्लोक में भी देख सकते हैं, नासा अर्बुद हरण अर्थ एकब कोल आस्ति दल मात्र। तो आपको याद रखना है कि नासा से अगर निकालना है शल्य, तो उसका शेप कैसा होना चाहिए, कोलास्थि, जो बेर होता है उसकी गुठली के समान होना चाहिए मुख। यही एकदम श्लोक पूछ रहे थे, कोलास्थि दल मात्रा किसके लिए किया गया है, तो नासा अर्बुद को निकालने के लिए। फिर जामू के आकार का किसके लिए, तो अग्निकर्म के लिए। अंकुश तो किसके लिए, अंकुश है तो अंकुश है तो किसके लिए, अग्निकर्म के लिए। और उसी तरह बडिस है तो किसके लिए, अभी है ना, बडिस है तो आहरण के लिए। क्षार औषध के लिए कितने, तो 3 है, क्षार औषध के लिए 3 है, द्रव्य आकृति के लिए। तो अभी इसको हिंदी में देखिएगा, श्लोक में अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो एक सलाका किसके लिए, नासा के अर्बुद को निकालने के लिए। देखिए, अभी टोटल काउंट करवा देंगे। फिर इसी तरह बीच में मटर के समान गोल तथा दोनों किनारों पे मुकुल आकार पतली एक सलाका होती है, जिसमें नेत्र में सुरमा अंजनों के लिए प्रयुक्त की जाती है। मतलब अंजन लगाने के लिए अंजनार्थ कितने हैं, एक है। और वो कैसा, कलाय परिमंडल, मतलब जो वो होता है, जो मटर होता है उसके उसके जैसा होता है मुकुल आकार।
तो अंजन लगाने के लिए उसका शेप कैसा है, कलाई परिमंडल के जैसा, और कैसा है वो, एक संख्या में है। फिर लास्ट क्या है, मूत्र मार्ग विशोधन एक। अब मूत्र मार्ग में मान लीजिए शल है, उसको निकालने के लिए मालती पुष्प के समान एक होना चाहिए। तब देखिए उसी तरह कह रहा है लास्ट में क्या है, मालती पुष्प के विद के अंग के समान मोटाई तथा गोलाई या लंबाई के प्रमाण वाली एक शलाका मूत्र मार्ग के शोधन कर्म में प्रयुक्त होती है। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देखिए कि किसका में क्या है। जैसे हम सबसे पहले देखेंगे गंडुपद, सर्पफन, सरपुंख और बडिसमुखी। तो ये चार हैं और इनकी संख्या कितनी है, दो दो, हर एक प्रकार, दोनों जो जितने हैं सब दो दो प्रकार के हैं। और यूज क्या है, ए बी सी है। ए से एसन, बी से व्यूहन, सी से चालन, और ए लास्ट से आहरण। एसन और आहरण से कंफ्यूज मत होइएगा, और सर्पफन और सरपुंग से कंफ्यूज मत होइएगा। फिर ये हो गया मतलब टोटल 8 हो गया। अब दूसरा क्या है, मसूर के दाल के समान वाली थी, उसका यूज किस में हो रहा था, स्रोतोगत शल्य निकालने के लिए। तो टोटल हो गया, ये भी दो प्रकार की थी, 10 हो गया। फिर सट करपास आया था प्रमार्जन के लिए, मतलब व्रण पोषने के लिए। तो टोटल कितना हो गया, 8 तो 10, 16 हो गया, ठीक है। फिर दरबी की आकृति की निकालने बोला, दरबी वाला किसके लिए था, क्षार के लिए। दरबी के समान आकृति वाली कुछ गठेदार तीन से लगा, किसके लिए, क्षार के लिए। तो 16 3 19 हो गया। फिर कह रहा है कि अग्निकर्म के लिए कितना है, तो अग्निकर्म के लिए 6 है, 19 6 25 हो गया। और वो कैसा है, जामुन के प्रकार, जामुन फल के समान या फिर अंकुश के समान। तो अभी 25 हो गया। फिर एक हो गया नासिका के अर्बुद को निकालने के लिए, जिसका शेप क्या है, बेर की गुठली के समान है, तो 26 हो गया। फिर 27वां क्या है, तो वो अंजन लगाने के लिए यूज कर रहे हैं, वो कैसा है, कलाय परिमंडल है, 27 हो गया। और 28वां क्या है, 28वां हमारा मूत्र मार्ग से में शोधन कर्म में या मूत्र मार्ग में शल्य को निकालने के लिए, और उसका शेप कैसा, मालती पुष्प के समान है। मालती पुष्प ऐसे याद रखिएगा, दर्भी याद कीजिएगा, नासिका कलाई परिमंडल याद कीजिएगा, तो ऐसे शेप वाला याद कीजिएगा, ऐसे याद रखिएगा। ये 28 जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट करके स्टार मार्क कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन चांसेस है कि आ सकते हैं। तो ये हमारा पांचवा आकृति वेचक शलाका यंत्र हो गया। और लास्ट क्या है, छठा क्या है, उपयंत्र, ठीक है ना, उपयंत्र है। तो उपयंत्र कितने होते हैं, 25 हमने ऊपर लिखा था। तो उपयंत्र में क्या क्या, देखिए सब याद नहीं करना, रस्सी, वेनिका, पट्ट, चर्म, अंतरशाल, लता, वस्त्र, अस्थिला ग्रंथि के आकार, अस्थिला ग्रंथि के प्रकार अंडरलाइन कीजिएगा, के आकार का पत्थर, मुदगर, पानीतल, पातल, अंगुली, अंगुली, जीवा, दंत, नख, मुख, बाल, अश्वकंटक, वृक्ष की शाखा, स्टीवन। अब स्टीवन भी देखिए एक प्रकार का उपयंत्र है। अगर कोई शल्य मान लीजिए गले में फंसा हुआ, तो हम क्या करते हैं, छींक दो बाहर आ जाएगा, तो वो भी एक प्रकार का, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, स्टीवन। प्रवाहन, मतलब कि मतलब जोर से बाहर निकालना। फिर हर्ष, खुशी में। फिर क्षार, अग्नि और भेषज, मतलब ये सब जो है 25 यंत्र है, उसमें 25 उप यंत्र है। तो उसमें से मैंने स्टीला अंगुरिथि का याद मैंने बोला, ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। स्टीवन बिल्कुल अंडरलाइन कीजिए। प्रवाहन, हर्ष अंडरलाइन कर लीजिए। क्षार, अग्नि भी, जबकि क्षार और अग्नि भी एक प्रकार का उपयंत्र है। और भेषज, क्षार, अग्नि और भेषज ये भी एक प्रकार का उपयंत्र है। आपसे पूछ दिया जाएगा इनमें से उपयंत्र क्या नहीं है, आप क्षार, अग्नि, भेषज देखेंगे, बोलेंगे नहीं ये उपयंत्र क्या है, ये तो अपने आप एक प्रोसीजर है। नहीं, उपयंत्र है क्षार, अग्नि भी एक प्रकार का। अब एक पॉइंट यहाँ पे ये लिख लीजिए कि उंगली, नख, बाल, छार और अग्नि। लिखिए उंगली, नख, बाल, छार और अग्नि। अग्नि, नख, बाल, छार एवं अग्नि उपयंत्र भी है और अनुशस्त्र भी है, ठीक है। लिखा आप लोगों ने, विशाल। सर रिपीट कर दीजिए। यस सर, एक बार फिर से बोल दीजिए। अंगुली, नख, बाल, छार और अग्नि, ये पांच जो चीज मैं बता रहा हूं, जैसे ये उंगली है, उंगली आया है, फिर क्या आया, नख आया है, नख आया है, फिर छार आया है, फिर अग्नि आया है और बाल आया है, ये बाल, ठीक है ना। तो ये आपका ना, जब अभी हम शस्त्र देखेंगे ना तो वहां पे भी आएगा, ठीक है। अनुशस्त्र देखेंगे तो वहां भी आएगा। तो अंगुली, नख, बाल, छार, अग्नि उपयंत्र भी है और अनुशस्त्र भी है। ये पॉइंट मैंने बोला, लिखा आप लोगों ने। यस सर। अंगुली, नख, बाल, छार, अग्नि ये उपयंत्र भी है और अनुशस्त्र भी है। अनुशस्त्र अभी नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, जब शस्त्र शस्त्र वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे। अभी हम यंत्र वाला पढ़ रहे हैं, फिर हम शस्त्र वाले पढ़ेंगे। तो ये 16 श्लोक तो हो गया। 17वां श्लोक मैं आपको यहाँ से बता रहा हूँ क्योंकि उसमें मिला नहीं था मुझे। 17वां श्लोक क्या कह रहा है, दिख रहा है ना स्क्रीन। यस सर।
इन यंत्रों तथा उपयंत्रों को संपूर्ण देह में तथा देह के किसी अवयव में संधि कोष्ठ और धमनियों में यथा प्रयोग करें। तो इसको अंडरलाइन नहीं करना है। फिर क्या करा है, यंत्रों के कार्य। तो यंत्रों के कार्य मैंने कितने लिखाए थे, यहाँ लिखा था ना, यंत्र के गुण दोष 24। कर्म 24 लिखा है। तो आप इसको कार्य क्या क्या आप देखिएगा तो 24 नाम याद नहीं करना है। निर्घातन, नेत्र बस्ती, शिरोबस्ती में आप बस एक बार हिंदी देख लीजिए। व्रण आदि के मुख का विवरण, व्रणगत पुए निकालने को अंगुली या औसत द्वारा पीड़न। तो अलग अलग टाइप से आहरण में, अक्षन में, मुख या सिंह से दूसरी तरफ, तो इसको टोटल काउंट कीजिएगा। ये सारे प्रकार के यंत्र के बारे में कॉमन बोल दिया है। लेकिन अभी हमने जैसे 28 प्रकार का देखा तो उसमें सबका स्पेसिफिक बोला था, लेकिन यहाँ पे नॉर्मल बोल दिया। अगर आपसे पूछा जाए कि यंत्रों के कर्म कितने, तो 24, गुण कितने हैं 6, और दोष कितने हैं तो 12। क्यों 12 12। क्या है, यहाँ पे आ गया। उन यंत्रों के दोष कितने होते हैं, 12 होते हैं। अति स्थूल मतलब बहुत मोटा, असार मतलब बहुत मतलब, असार मतलब अच्छे से निर्माण नहीं हुआ है। अति स्थूल, अति स्थूल का अति पतला नहीं आया, ये देखिए यहाँ पे। असार का मतलब होता है कि अच्छे से बना ही नहीं है, मतलब असूत्रण। अति दीर्घ बहुत बड़ा, अति ह्रस्व, अग्राही मतलब अच्छे से पकड़ ही नहीं पाओ, विषम ग्राही पकड़ने में तकलीफ हो रही हो, वक्र शिथिल, अति उन्नत, मृदु कील, मृदु मुख और मृदु पाशम। ये द्वादश यंत्र दोष है। तो आप ये 12 याद नहीं कर पाइएगा, बस आप याद रखिए कि उन यंत्रों के 12 दोष होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा वाग्भट ने 8, तो आप भी लिख लीजिए कि वाग्भट ने यंत्रों के दोष कितने बोले हैं, 8 बोले हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत ने 12 बोले हैं। ठीक है, तो यंत्र के गुण दोष कर्म याद रखिए। सब 24 याद नहीं कर पाइएगा, गुण 6 भले याद हो जाएगा, दोष 12 सर याद नहीं हो वाग्भट पाएगा। से रिपीट करना एक बार। वाग्भट का देखिए यहाँ पे लिखा, वाग्भट ने 8 बोला है। श्लोक में लिखा हुआ अष्टांग संग्रह अष्टावी यंत्र दोषा। श्लोक आप याद मत कीजिए, दीर्घ हलस स्थूल तनु वक्र इन्होंने बोल दिया। बस वाग्भट ने 8 दोष बोले हैं, ये ध्यान रखिए। अब क्या बोल रहा है कि उपयुक्त दोषों से वीर रहित तथा 18 अंगुल लंबा यंत्र प्रशस्त होता है तथा उससे शल्य कर्म में प्रयुक्त करें। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इनमें से कितने अंगुल वाला जो यंत्र है वो सबसे बेस्ट है, तो आपके पास 18 होगा, 16 होगा, 12 होगा, तो आप आंसर लगाएंगे 18 पे। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है ये जरूर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे प्रधानतम यंत्र क्या है, तो आप याद रखेंगे हस्त है। अगर आपसे पूछा जाएगा प्रधान यंत्र क्या है, तो कंकुमुग है। अगर आपसे लेंथ वाइज पूछा जाएगा तो आपको याद रखना है कि 18 अंगुल सबसे बेस्ट होता है, प्रशस्त माना गया है। ठीक है, आगे क्या है, दृश्यम सिंह मुख अगस्त्य गूढ़म कंकुम, मतलब जो शल्य बाहर से दिखाई दे रहा हो। मान लीजिए जो शल्य बाहर से दिखाई देता हो, उसे सिंह मुख आदि यंत्र की सहायता से निकालना चाहिए। सिंह मुख क्या है, ये स्वस्तिक यंत्र है, और कंकु मुख भी स्वस्तिक यंत्र है। तो जो शल्य बाहर से दिखाई देता हो, मान लीजिए कि आपने, आप कोई किसी व्यक्ति को ना कील चुभ गया हो, ठीक है, तो बाहर से दिखाई दे रहा है कि हाँ कील दिख गया है, तो उसको ना सिंह मुख से निकालना है। लेकिन लेकिन जो मांस धातु में गुड़ हो गया, मतलब चला गया अंदर, छुप जब कील अंदर घुस गया और वो पता ही नहीं चल पा रहा है, तो उसको कंकु मुख यंत्र में से धीरे धीरे खींच के बाहर निकालिए। तो याद रखिए कि अगर जो व्रण दिख रहे हैं तो उसको सिंह मुख से निकालने के लिए बोला है, और जो गुड़ है उसको कंकु मुख यंत्र से निकालने के लिए बोला गया है। एक लाइन पता नहीं क्यों यहाँ पे लोगों ने अलग से मेंशन कर दिया है। तो ये जो अलग से ये मेंशन कर देता है वहां से क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए वो याद रखिए। दृश्यम सिंह मुख अगस्त्य गूढ़म कंकु माय मुख गॉड। खादति। ठीक है, ये लास्ट श्लोक है, यही इंपॉर्टेंट है कि शल्य को निकालने की दृष्टि से कंकु नाम यंत्र को सबसे यंत्र में प्रधान माना गया है। मैंने आपको यही बोला था ना कि मुख बोला था ना, प्रधान अगर पूछा जाए तो कंकु मुख बोलना है। क्यों, क्योंकि इसको पकड़ना बहुत इजी होता है, इसलिए। तो आपसे अगर प्रधानतम पूछा जाएगा तो आप क्या बोलेंगे, हस्त बोलेंगे। अगर आपसे प्रधान पूछा जाएगा तो कंकु मुख बोलेंगे। अगर आपसे ये बोला जाएगा कि अगर मान लीजिए वरण दिख रहे हैं तो उसको किसी अंदर कौन से वाले से निकालना है, तो सिंह मुख से। अगर आपको गुड़ है तो छिपे हुए हैं तो उसको कंकु मुख आदि यंत्रों से निकालना है। वरण के इस यंत्र के दोष कितने हैं, गुण कितने हैं, कर्म कितने हैं, और जो 28 वाला है वो सब इंपॉर्टेंट है जो हमने अभी तक देखा था। उपयंत्र में मैंने बता दिया कि 5 जो चीजें, उपयंत्र भी होती है, अनुशस्त्र भी होती है। फिर स्रोतोगत जो शल्य है उसको निकालने के लिए हमारा नाड़ी यंत्र भी काम आ रहा है, और मसूर दल वाला जो इसमें आया हुआ है। बाकी सदंश में 2 है। ताक नाना मैंने बोला था याद करने के लिए। ताल यंत्र भी 2 है। स्वस्तिक 18 अंगुल, 16 अंगुल, 12 अंगुल, स्वस्तिक 16, सदंश 16 और ताल 12। तो ये चैप्टर हमारा इसी तरह है, छोटा सा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, छोटा सा चैप्टर है बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जितना मैंने अंडरलाइन किया उतना याद करिए और मुझको बताइए, क्योंकि आप
सब अगर आप सोचिए कि सारे के सारे याद कर ले, अगर मान लीजिए स्वस्तिक यंत्र के बारे में आया है, इतने इतने लोग 24 के बारे में आया है, 24 24 का नाम याद नहीं रह पाएगा, मुझे पता है। लास्ट टाइम आते थे बहुत सारी चीजें हो जाती है तो याद भूल जाता है, तो इसलिए अभी उसी चीज को याद करने की कोशिश कीजिए जो याद रह पाएंगे।